स्वागत है आप सभी लोगों का इतिहास विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहां पर अपने प्रश्नों को ख़त्म किया था, आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। और ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, नटराज की मूर्ति किससे संबंधित है? तो जो नटराज की मूर्ति है वो आपके चोल साम्राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा, नटराज की मूर्ति चोल साम्राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो जो हमारा राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का प्रसिद्ध राजवंश था, उसके जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग थे। तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। इस राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट थी। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी मान्यखेट, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चालुक्य की राजधानी क्या थी? जो चालुक्य साम्राज्य था दक्षिण भारत का, उसकी राजधानी वातापी हुआ करती थी। तो वातापी चालुक्य साम्राज्य की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं, कल्याणी के चालुक्य साम्राज्य दो भागों में विभाजित था, जिसमें कल्याणी के जो चालुक्य वंश था उसके संस्थापक कौन हैं? तो कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय हैं। तो तैलप सेकंड कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक हैं। आगे बढ़ते हैं, चोल वंश का अंतिम शासक कौन है? तो चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड हैं, यानी राजेंद्र तृतीय चोल वंश के अंतिम शासक हैं। ये सारे प्रश्न आपको रटे होने चाहिए, इनमें कोई इफ और डाउट की बात नहीं है। ये सारे प्रश्न आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में कौन लाया था? तो भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में ग्रीकों के द्वारा आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नौ सैनिक शक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यही चोल साम्राज्य जो है नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के नीचे जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, इन सारे क्षेत्रों पर आपके चोल साम्राज्य का शासन हुआ करता था। तो नौ सैनिक शक्ति के लिए कौन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? आपके चोल साम्राज्य प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, स्थानीय स्वशासन किस साम्राज्य की विशेषता थी? तो इसी चोल साम्राज्य की, यानी चोल वंश की विशेषता हुआ करती थी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, होयसल वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो जो होयसल आपके दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश है, इसकी राजधानी द्वार समुद्र हुआ करती थी। तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। आगे बढ़ते हैं, हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हूणों का जो आक्रमण हुआ था वो तोर मांड के शासनकाल में हुआ था। तो तोर मांड के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सैयद वंश के संस्थापक कौन हैं? तो अब हम लोग दिल्ली सल्तनत पर आ चुके हैं, जिसमें पहला प्रश्न है सैयद वंश। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन हैं? याद रखना चाहिए आपको, खिज्र खां। खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक हैं। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह है। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश के अंतिम शासक हैं। टोपी सीकर अपने जीवन का कौन सा सुल्तान निर्वाह करता था? तो टोपी सीकर अपने जीवन का निर्वाह करने वाला जो सुल्तान था वो नासिरुद्दीन महमूद था। तो नासिरुद्दीन महमूद टोपी सीकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। बरार मिहिर कौन थे? आपने ये साइंस की किताब में पढ़ा होगा बरार मिहिर के बारे में। तो जो बरार मिहिर हैं ये प्रमुख खगोलविद हैं। तो भारतीय इतिहास में बरार मिहिर का नाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये प्रमुख खगोलविद हुआ करते थे। संगम युग का महान शासक कौन था? तो एक दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश है संगम युग, और उस संगम युग के जो प्रमुख शासक हुआ करते थे वो करिकाल हुआ करते थे। तो करिकाल जो राजा था वो संगम युग का राजा था। संगम से क्या तात्पर्य है? तो कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये जो संगम है इससे क्या तात्पर्य है? तो संगम से तात्पर्य यहाँ पर कवियों की गोष्ठी से है। ठीक है, कि यहाँ कली गलत लिखा है, यहाँ कवि होना चाहिए, कवियों की गोष्ठी से है। कवियों की गोष्ठी का मतलब जब बड़े बड़े विद्वान मिलकर कोई गोष्ठी करते थे, कोई सम्मेलन करते थे, तो उसी को संगम कहा जाता था। और दक्षिण भारत में इस प्रकार के 3 सम्मेलन या 3 गोष्ठियाँ हुई हैं, जिसमें से पहली और द्वितीय, यानी कि पहली संगम और तृतीय संगम, पहला संगम और तृतीय संगम कहाँ पर हुआ था? आपके मदुरई में हुआ था। और दूसरा संगम, द्वितीय संगम कहाँ पर हुआ था? कपाटपुरम अलवे में हुआ था। तो पहला संगम और तीसरा संगम मदुरई में हुआ था, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और द्वितीय संगम कहाँ पर हुआ था? कपाटपुरम, जो कि अलवे को हम लोग कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब पहली मीटिंग हुई थी बड़े बड़े विद्वानों की, कवियों की, तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त ऋषि जो थे वो प्रथम संगम के अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जजिया कर भारत में सबसे पहले किसने लगाया था? जो जजिया कर बहुत ही फेमस कर है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1712 में किया था। और किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। तो अरबों ने सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किसके? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम यही मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 में आक्रमण किया था। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा जा सकता है कि अरबों ने सबसे पहले कब आक्रमण किया? वो भी 712। और मुसलमानों ने सबसे पहले कब आक्रमण किया? वो भी 712। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। और इसने सबसे पहली बार कब आक्रमण किया था? 1001। तो 1001 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया। टोटल 17 बार आक्रमण किया। किसने किया? महमूद गजनवी ने। ये भारत के आसपास के छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करता था, उन्हें लूट कर भाग जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी के बारे में हो चुका है। अब हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ लेते हैं। मोहम्मद गोरी के बारे में 2 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1091 और 1092। तो 1091 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1092 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तो 1191 में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जी ने जीता था, दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी ने जीता था। आगे बढ़ते हैं। 1025 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। और किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने लूटा था। अभी आपने ऊपर पढ़ा है, इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें से 1025 वाला आक्रमण बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जब इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। कहाँ पर ले गया था? दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही सनकी शासक था। ये क्या करता था? मान लीजिए यहाँ पर अपना दिल्ली है, यहाँ पर दौलताबाद है। तो दिल्ली से ये राजधानी पहले दौलताबाद ले गया और फिर दौलताबाद से ये राजधानी कहाँ पर लाया? दिल्ली लाया था। ये इस प्रकार का काम कौन करता था? मोहम्मद बिन तुगलक करता था। ये राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। आगे बढ़ते हैं। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया था। और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? नासरुद्दीन महमूद। तो दिल्ली का शासक नासरुद्दीन महमूद था। कब था? 1398 में। इसी के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ध्यान रखिएगा, जौनपुर आपके सुल्तानपुर के बगल में ही है। उस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये तो सबको पता होना चाहिए। सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो श्रीनगर, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा विवाद आजकल चलता रहता है, उस श्रीनगर की स्थापना इसी सम्राट अशोक ने ही किया था। आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में सबसे पहले किसने किया था? तो अब अशोक के जो भी अभिलेख हैं उनकी खोज 1750 में सबसे पहले टी फैंथलर ने किया था। तो टी फैंथलर ने 1750 में अशोक के अभिलेखों की खोज किया था। तो अशोक की मृत्यु कब हुई है? तो अशोक की मृत्यु ईस्वी पूर्व 232 में हुई है। तो ईस्वी पूर्व 232 में क्या हुआ है? अशोक की मृत्यु हुई है। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाने से फ़ायदा ये होता है कि ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप इस लेक्चर को 2-3 बार सुनकर देखकर सारे प्रश्नों को रख लीजिए। इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।